हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज संडे है, यानी आज के इस क्लास में ऑल इंडिया लेवल का पेपर आप सभी का होगा, वो भी साथ ही एसएससी की न्यू पैटर्न पे। तो इस क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी का टारगेट इस ऑल इंडिया लेवल के पेपर में 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्लास में आपको जीके, इंग्लिश, मैथ प्लस रीजनिंग के वो पेपर होंगे जो आपको देना बहुत ही आवश्यक है। तो साथ ही चाहे आप क्लास करिए या ना करिए, लेकिन इस पेपर को आप जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी मालूम होगा, एनालिसिस आप करेंगे कि एसएससी के नए पैटर्न पे हमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे जो एमटीएस हवलदार का नेक्स्ट मंथ से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रही है। तो एसएससी इस टाइम बहुत सारे नोटिफिकेशन दे रही है, तो आइडिया लग चुका है कि एमटीएस हवलदार का पेपर कब होगा। तो आप जानते हैं साथी, लगभग 20 से 22 अक्टूबर से सीएचएसएल का पेपर शुरू हो रहा है। जब भी एमटीएस का एग्ज़ाम होगा सीएचएसएल के बाद ही होगा। तो मान के चलिए साथी, नवंबर में इसका पेपर होगा। एसएससी ने कल एक नोटिस दिया कि जल्दी हम सीपीओ का, जेई का प्लस एमटीएस का एग्ज़ाम डेट अनाउंस करेंगे। सीएचएसएल का तो लगभग जारी कर दिया है, 24 या 25 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। ओके साथी, लेकिन अब यहाँ से आप सभी के पास टाइम बहुत है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपनी पढ़ाई पर और इस बार एक सीट लीजिए। यदि साथी आप डेली क्लास नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पेपर को पूरा जरूर दीजिएगा। इससे आपको मालूम होगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस ऑल इंडिया लेवल के पेपर को हल करते हैं। देखते हैं आज के इस पेपर में कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, तो डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, लेकिन आज दोपहर 12:30 पे भी क्लास आएगी। ठीक है, और एक शाम में 6:30 पर ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। चलिए भाई, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न हल करिए। लोकसभा चुनाव में यदि वोटों की संख्या बराबर पर है तो अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? बताइए। लोकसभा चुनाव में यदि वोटों की संख्या बराबर पर है तो अध्यक्ष का उस टाइम क्या काम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखिएगा, टाई को तोड़ने के लिए वोट होता है अध्यक्ष का। बी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ी हैं? जैसे पहला है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, बी देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सी है मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना, या डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। बताइए भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषताएं जो कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से जुड़ी हुई हैं? बताइए साथी। याद रखिएगा साथी, जैसे हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रताएं, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इस संविधान से जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया के। और साथ ही बात करेंगे तो जैसे ऑप्शन भी यहाँ दिया है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे साथ ही जैसे मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये किस देश के संविधान से जुड़ा हुआ है? तो कनाडा देश के संविधान से जुड़ा हुआ है। ओके, और ये सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी दोस्त कनाडा से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें केवल जो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जुड़ा हुआ, एक तो देखिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रताएं यानी ए, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ए बी, यानी साथ ही ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन देखिए केवल बी रॉन्ग, ए और बी दोनों, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन, ए और बी दोनों ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जुड़ी हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? ब्रिक्स मतलब साथी, ब्रिक्स में 5 देश हैं। बी से जैसे ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है। इसके अलावा इसमें 5 और देश है। टोटल ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं। वैसे तो मेन जो 5 देश है वो ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ओके साथी, याद रखिएगा। तो बताइए ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक को शुरू की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर देखे तो वह देखेगा कि पृथ्वी घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बताइए। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर देखे तो वह देखेगा पृथ्वी घूमती है, मतलब साथी बताइए किधर, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो याद रखिए साथी वामावर्त, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। ओके साथी, जैसे क्लॉकवाइज इधर ऐसे घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जस्ट ऐसे घूमती है। ओके, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 73 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। समूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? बताइए, समूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? याद रखिएगा दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। समूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुगल राजकुमार दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा 7 नंबर को। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बना है? भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बना है? याद रखिएगा दक्कन का पठार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? जैसे कथक उत्तर प्रदेश है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, यहाँ पे कथकली दे रखा है तो केरल से, यानी यही आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया ये तो असम से संबंधित है, तो इस सवाल का दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथक याद रखेंगे यूपी से है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? बताइए साथी, ये आप सभी का ऑल इंडिया पेपर चल रहा है तो ट्राई करेंगे सबसे पहले आप आंसर करने का। ओके, बताइए प्रथम कॉमनवेल्थ गेम किस देश में आयोजित हुए थे? तो याद रखिए कनाडा देश में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। यानी नए जो आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान किस पर केंद्रित होगा? बताइए। याद रखिएगा न्याय वितरण और नागरिक अधिकार पर इनका केंद्रित होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींची जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथी। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींची जाती है? याद रखिएगा 6.75 मीटर पर खींची जाती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया? बताइए, वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया? तो याद रखिएगा राजेंद्र चोल प्रथम था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा 30 नंबर को। गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये तो इजी सवाल हो गया। गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी के उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए त्रिसरा उपग्रह विकसित कर रहा है? ये तो करंट अफेयर के सवाल है भाई। बताइए, इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए त्रिसरा उपग्रह विकसित कर रहा है? बताइए किस देश के सहयोग से? तो फ्रांस देश के सहयोग से। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या क्या है? भाई आपके पेपर में ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल 110% MTS के
कम से कम 4 से 5 शिफ्टों में ये सवाल देखने को मिल सकता है, या तो इससे अधिक शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। बताइए हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या क्या है? तो 14.63 मीटर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 60 नंबर को। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? तो याद रखिएगा संसद को प्राप्त है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 70 नंबर को। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? चलिए बताइए एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? तो याद रखिएगा संसद में राजकोषीय नीति वक्तव्य प्रस्तुत करना एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका होती है। डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? बताइए। तो भाई उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया था काटने से बचाने के लिए। याद रखिएगा पेड़ों को गले लगाना काटने से बचाने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा 90 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियों में दर्ज की जाती है। ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताइए खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा मेघालय में, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या है? तो साथी भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या है? याद रखिएगा आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? चलिए बताइए आप लोग कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट में बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। चलिए दोस्त बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? तो सर जी अकबर का सामना किया था महाराणा प्रताप ने। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ा है? बताइए कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है? तो भाई याद रखिएगा भांगड़ा है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? बता सकते हैं आप लोग? तमिलनाडु या केरम? भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम आपको मालूम होना चाहिए। बताइए साथी। चलिए हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। देखिए या तो साथी तमिलनाडु है या तो केरल है। इन्हीं दोनों में एक तो देखिए मोहिनीअट्टम से संबंधित है, एक साथी आपका मोहिनीअट्टम, एक भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए बताइए कौन कहाँ का है, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा 23 नंबर को। किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? तो भाई आपको मालूम होगा शिवाजी ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त भाई लास्ट में अपना स्कोर करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। भाई आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, क्योंकि यहाँ आपके पास बहुत समय बच चुका है। जिनका तैयारी नहीं हुआ था, जिनको ये मालूम नहीं था कि पेपर में कैसे सवाल आएंगे, तो भाई अभी भी मान के चलिए आपके पास कम से कम 1 से 1.5 महीना है। तो भाई आपके लिए अच्छा है भाई। यदि आप टारगेट बना के रखे होंगे एमटीएस हवलदार, तो आपको ही बेनिफिट है कि आपके पास टाइम है भाई, और कुछ एसएससी का सिस्टम भी सही होगा। तो भाई तैयारी एकदम जी जान से लगाइए, मेहनत लगातार रखिए। आप जानते हैं साथी
जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी, उसी को एक सीट मिलेगी। भाई आप सोचेंगे एग्ज़ाम डेट कब आएगा तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तब आप तैयारी मत करिए, छोड़ दीजिए। ओके दोस्त, एग्ज़ाम तो होगा क्योंकि सारे कैलेंडर जारी हो चुके हैं एसएससी के, जितने भी 2025 में एग्ज़ाम होने हैं। ओके, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथ ही याद रखिए गुवाहाटी असम में किया गया था। ये करंट अफेयर में आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत, या 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, या साथ ही 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, या 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत? बताइए, किस अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? तो आपको मालूम होगा जो 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, इसके तहत क्या हुआ था? शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? बताइए, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? तो याद रखिएगा शंकर देव ने की थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बताइए साथी, बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो भाई ये तो असम का ये फेमस है बिहू। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, तो याद रखिएगा जन्म पर जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। असम में मनाए जाने वाले बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, असम में मनाए जाने वाला जो बिहू पर्व है ये किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? बताइए, शीत अयनांत पर, या नई फसल का स्वागत पर, या अच्छाई की बुराई पर जीत पर, या साथ ही मानसून की समाप्ति पर? तो भाई याद रखिएगा जो असम में मनाए जाने वाला बिहू पर्व है ये किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो नई फसल का स्वागत पर। जब उनके यहाँ नई फसल होता है तब साथ ही बिहू पर्व को आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित की गई? ये भी करंट अफेयर का सवाल है। बताइए, राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ पर आयोजित की गई? बताइए, किस राज्य में? तो सर जी महाराष्ट्र में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? तो भाई याद रखिएगा आकाश गंगाओं का लाल विस्थापन। ऑप्शन बी आकाश गंगाओं का लाल विस्थापन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए दोस्त 34 नंबर क्या बनेगा? संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी, संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? बताइए, भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। तो साथ ही यहाँ से आप सभी को इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे। देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। पहला ही साथी कम से कम 2 सवाल इस टाइप का सवाल आप सभी से पूछा जाएगा पेपर में। बताइए, माई मदर सेड दैट द थीफ रमेश विल लर्न हिज लेसन सुन। इसका मतलब मेरी माँ ने कहा कि चोर रमेश जल्दी ही सबक सीख लेगा। यानी ये सेंटेंस बन रहा है, मेरी माँ ने कहा कि चोर रमेश जल्दी ही सबक सीख लेगा, यानी चोर रमेश है, जल्दी ही वह सबक सीख लेगा। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है भाई, याद रखिएगा। इसमें भाई आपको मालूम होगा विल के बाद क्या आता है साथी। जैसे यहाँ रमेश विल क्या दिया, लर्नड दिया है, तो विल के बाद साथी वर्ब का मूल रूप, वर्ब का साथी मूल रूप यानी इन्फिनेटिव आना चाहिए। हमेशा इन्फिनेटिव आता है, न कि साथी पास्ट टेंस। ये क्या हो रहा है, LEARNT यानी लर्न जो ये पास्ट टेंस हो जा रहा है। तो आपको मालूम होगा वर्ब का मूल रूप होता है भाई इन्फिनेटिव आता है विल के बाद। यही साथी आपका रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। ये लर्नड जो है साथी आपका पास्ट टेंस है, इसकी जगह साथी क्या होना चाहिए, केवल लर्न होना चाहिए, पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। माई मदर सेड दैट द थीफ रमेश विल लर्न हिज लेसन सून होना चाहिए मेरे दोस्त। तो रॉन्ग कौन है भाई, आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या बनेगा, तो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जेम्स इज जस्ट एन ओल्ड इसेंट्रिक। भाई आपको इसेंट्रिक का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए, इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब। क्या होता है, अजीब होता है, या साथी जो बद मिजाज का होता है। क्या होता है साथी, जो बद मिजाज का होता है उसे क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक बोलते हैं। जैसे ऑर्डिनरी का बात करेंगे तो साधारण होता है, बिल्कुल सिंपल, सामान्य, जनरल। फॉलोअर, आपके भाई अनुयायी कितने हैं, आपके फॉलोअर कितने हैं। क्रैंकी का मतलब, क्रैंकिंग मतलब क्या होता है, क्रैंकी का ही मतलब होता है साथी अजीब, बद मिजाज, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हम्बल मतलब क्या होता है भाई, विनम्र, हम्बली रिक्वेस्ट, यानी इस सवाल का साथी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए भाई फिल इन द ब्लैंक्स करिए, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन हिज प्रपोजल वॉज दैट मिस्टर जैक्सन। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन यानी अध्यक्ष के अनुसार, हिज प्रपोजल वॉज यानी उनका प्रस्ताव था, दैट मिस्टर जैक्सन यानी कि श्री जैक्सन का क्या होगा साथी। तो अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन हिज प्रपोजल वॉज वर्ष, क्या साथी, वर्ष यानी 72 था। बिल्कुल साथी 72 था भाई, यानी अध्यक्ष के अनुसार उनका प्रस्ताव था वर्ष यानी 72 था। दैट मिस्टर जैक्सन यानी श्री जैक्सन के। रोस्ट मतलब क्या होता है, सबसे खराब, इसके माने क्या होता है, सबसे खराब, यानी 72 होगा भाई, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बैड मतलब बुरा, इल मतलब साथी बीमार, यानी सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर, यानी अकॉर्डिंग टू द चेयरपर्सन हिज प्रपोजल वाज वर्स दैट मिस्टर जैक्सन, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द टेलर वॉज कॉल्ड टू स्टिच द लॉन्ग लूज गो वर्न बाई प्रीस्ट एंड कॉरियोस्टर्स। भाई आपको केवल इस अंडरलाइन वर्ड का वन वर्ड में बताना है। जैसे देखिए, लॉन्ग लूज गॉन वर्न बाई प्रीस्ट एंड कॉरियोस्टर्स, इसका मतलब क्या होता है बताइए। जैसे साथी पुजारी होते हैं और गायक होते हैं, तो इनके द्वारा जो पहने जाने वाला ढीला ढाला लंबे गाउन, ये क्या है साथी, गाउन। जैसे आप देखते होंगे जो पुजारी होते हैं, गायक होते हैं, वो जो पहनते हैं जैसे कि लंबे ढीले ढाले गाउन, जो उनका कुर्ता पैजामा होता है वो ढीला ढाला होता है, आपने देखा होगा है ना साथी। तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे फ्रॉक, ये तो भाई फ्रॉक तो महिलाओं का कपड़ा है, ये तो होगा नहीं। कैसॉक, कैसॉक क्या है तो होता है साथी,
कैसॉक ही होता है साथी। जो पुजारी या गायकों द्वारा पहने जाने वाले लंबे ढीले गाउन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैसॉक बोलते हैं। पेटीकोट ये भी साथी महिलाओं से संबंधित है। टेक्सकोट्स इसका मतलब साथी, टेक्सोडॉस का मतलब क्या होता है भाई? तो ये पुरुषों का जो फॉर्मल सूट होता है, जो हमारा फॉर्मल सूट होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? टुक्सेडॉस बोलते हैं। टक्सेडॉस बोल भी सकते हैं या टुक्सेडॉस, वो होता है आपका फॉर्मल सूट होता है भाई हम लोग का। तो इस सवाल का साथी बी ऑप्शन, जो पुजारी और गायकों द्वारा पहने जाने वाले लंबे ढीले गाउन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैसॉक्स बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फार्मर स्टूड बाय द रोड साइड स्टैंड टू सेल हिज, यानी साथी किसान अपनी बेचने के लिए सड़क किनारे स्टैंड पर खड़ा था। यानी क्या बेचने के लिए? वॉल्यूम, मात्रा नहीं। कंसेक्वेंसेस यानी परिणाम बेचने के लिए नहीं। प्रोडक्टिविटी, क्या प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता? नहीं सर जी। प्रोड्यूस यानी द फार्मर स्टूड बाय द रोड साइड स्टैंड टू सेल हिज प्रोड्यूस, यानी उत्पादन, यानी कृषि का कोई सामान होता है। जैसे कृषि लोग अपना बेचने के लिए जाते हैं मंडी बाजार में, तो अपना रोड साइड में यानी रोड के बगल में अपना स्टैंड पे खड़ा होकर बेचने लगते हैं। आप जानते होंगे तो भाई, तो यही क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही इज लेजी पर्सन। तो आपको भाई लेजी का एंटोनिम बताना है, बता दीजिए। ये सवाल आपके लिए 1 मिनट का समय आप सभी के पास है, फटाफट इस सवाल का राइट आंसर करिए। लेजी मतलब साथी आलसी, तो हार्ड वर्किंग इसका उल्टा क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा। परफेक्ट तो होगा नहीं भाई, कैजुअल तो होगा नहीं, पॉपुलर तो होगा नहीं, क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा, इसका उल्टा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एब्डोमेन। एबोडोमेन दिया भाई। एबोडोमेन का मतलब क्या होता है? उदर जो होता है, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग ABDOMEN होता है। एब्डोमेन मतलब साथी उदर होता है। एबोलिस्ट का मतलब क्या होता है बता सकते आप लोग? समाप्त। एबोलिस्ट यानी समाप्त। और एडवर्स का मतलब प्रतिशत, प्रतिशत। और साथी एनॉयड का मतलब क्या होता है? परेशान होता है भाई। तो इस सवाल का मेरे दोस्त पहला ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट है, राइट आपका ABDOMEN होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट लिविंग द हाउस, यानी कृपया घर से निकलने से पहले लाइट को बंद कर दीजिए। यानी प्लीज टर्न बिफोर द लाइट बिफोर लिविंग द हाउस, बिल्कुल सही, बिफोर द, यानी घर से निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले लाइट को क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। बिटवीन बीच में तो होगा नहीं, ड्यूरिंग उस टाइम तो होगा नहीं। एमिट का मतलब क्या होता है? के बीच में, ये भी नहीं होगा, यानी सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंसेंसस, कॉन्सीव, डिसअपॉइंट, डिसअपियर। मतलब साथी बताइए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या मतलब है, कौन सा है? तो सर जी इसमें तो हमें केवल दिखाई दे रहा है कंसेंसस का मतलब क्या होता है साथी? याद रखिए आम सहमति, जो बिल्कुल आम सहमति किसी के द्वारा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंसस। कॉन्सीव का मतलब, तो कंसीव का मतलब होता है साथी गर्भ धारण होता है। क्या होता है? गर्भ धारण होता है, ठीक है। और साथी डिसअपॉइंट, निराशा, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? डिसअपॉइंट, DISA, होता है भाई, डबल पी होता है मेरे दोस्त। यानी देखिए यहाँ पे सिंगल पी है, यहाँ पे डबल पी होता है, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिसअपियर मतलब क्या होता है? गायब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। एक वस्तु को 125 में बेचकर यश को 12% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्या होगा? यदि आप एक वस्तु को 125 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु को आप 125 रुपये में बेच रहे हैं,
तो आपको 12% का लाभ हो रहा है, यानी साथी आपका जो सामान रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, यानी उस पर आप 100% पे कोई सामान बेच रहे हो, उस पर आपको 12% का लाभ हो रहा है, यानी सर जी 112 हो जाएगा, बट ऊपर आपका 100 हो जाएगा। इसको हल कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करें कितना आएगा, पॉइंट में आएगा साथी। तो भाई जब इसको आप काट पीट करेंगे तो 111.61 आएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 111.61 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये तरीका याद रखिए साथी। जब भी साथी आप कोई वस्तु किसी रुपया में बेच रहे हैं, आपको कितने प्रतिशत का लाभ हो, तो 125 गुणे हमेशा ऊपर 100 रखिए, बटे में पूरे 100% में जोड़कर जो लाभ हुआ है उसको आप भाग कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए संख्याओं 1, -1, 0 और 2 का औसत ज्ञात करिए। तो सर ये औसत कैसे हम निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी संख्या उसको काउंट करके भाग कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस यहाँ पे -1 है तो ब्रैकेट में इसको माइनस रख लेते हैं भाई, फिर +0, फिर +2, बटे में कितनी संख्या है, 4 संख्या, तो 4 से भाग करेंगे। देखिए 1 प्लस माइनस -1 +0 +2 है ना साथी। देखिए अब यहाँ से देखिए ये +1 में है ना साथी, तो कितना हो जाएगा भाई, +1 3 हो जाएगा, तो 3 1 यहाँ पे +1 है और ये +2 कितना हो जाएगा +3, लेकिन +3 और यहाँ साथी -1 भी है यानी 2 हो जाएगा भाई, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा नहीं आप सभी को कैसे, या ध्यान से देखिए साथी, जब यहाँ आपका नया समीकरण बनेगा, तो क्या बनेगा, देखिए एक यहाँ पे प्लस माइनस जो आएगा 1 +0 +2 बटे में 4, ये बनेगा नया। तो देखिए ये +2 है, ये +1 में कोई भी नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं रहता, तो हमेशा प्लस में रहता है। तो +1 +2 +3 हो गया, +3 में से -1 को कम करेंगे 2, यानी 2/4, यानी 4 का भाग साथी हम 2 में करा देंगे तो 0.5 आएगा, यानी इसका औसत पहला ऑप्शन 0.5 आएगा। 0 भाई जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा, तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 को। 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। यानी साथी 3 वर्षों के लिए 9%, यानी जो साथी 3 वर्षों के लिए 9%, यानी हमेशा ये 9% तीनों साल के लागू होगा, है ना साथी। तो भाई देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 3 × 9 करते तो कितना होता है 27%, क्योंकि भाई ये 3 वर्षों के लिए 9% हो, यानी तीनों सालों के लिए 9% लगेगा ब्याज। तो यानी साथी 3 × 9 कितना होगा 27%। तो भाई इस 2000 का 27% निकाल दीजिए, 2000 का 27%, 27/100, तो 2 0 कैंसिल, 27 दूना 54 यानी 540 हो जाएगा। देखिए सॉल्व का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। या तो इस मेथड से हल करिए, या तो साथी आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल 2000, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, रेट है साथी हमेशा प्रतिशत में 9, देखिए यही तो गुणा कर रहे हैं भाई, वही सेम तो सिचुएशन है। 2 0 से कैंसिल, 20 9 180, 18 54 540, वो भी यही आंसर आएगा सेम भाई। तो चाहे साथी आपको ये मालूम होगा, ये बेसिक मालूम होगा 3 वर्षों के लिए 9%, यानी जो 9% है ब्याज लगेगा वो 3 वर्षों के लिए लागू होगा, लगातार पहले साल दूसरे साल तीनों सालों में लगेगा। 9 3 27 हो जाएगा, 2000 का 27% निकाल दीजिए। जैसे आप निकालते हैं ना 10 का 20%, 10 का 20%, 10 × 20/100 ऐसे निकालते 1 0 1 0 1 0, यानी 10 का 20% कितना होगा 2 होगा भाई, है ना मेरे दोस्त, सेम यही है भाई। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। एक निश्चित कूट भाषा में फायर को 9 5 7 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और रोड को 2 1 4 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या है बताइए। तो साथी जैसे फायर है ना, FIRE, फायर 4 अच्छा ना, तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया है। 9 5 7 1 और रोड में भी 4 अच्छा ना, तो इसके लिए भी 4 अलग नंबर कोड दिया गया है, 2 1 4 6। तो पूछा किसका, आर का। तो जब साथी सिंगल आर पूछा है तो दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे, यदि कॉमन मिल गया तो कोड में भी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। देखिए फायर में आर है
और रोड में भी आर है, यानी दोनों में कॉमन मिल गया, तो हमारा दिमाग क्लिक हुआ कि इन कोड में भी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। 9 5 7 1 2 1 4 6, देखिए 1 फायर में 1 है, रोड में भी 1 है, यानी आर का कोड क्या होगा 1 होगा, जो कि बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा भाई, जब साथी सिंगल पूछे तो दोनों में कॉमन मिल गया, तो आपका आंसर कोड में भी साथी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 49 को। एक निश्चित कोड भाषा में दे मे गो टुमारो को DIHIBIFI लिखा जाता है और वी विल कम टुमारो को LIJIMIHI लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में टुमारो को कैसे लिखा जाएगा? चलिए भाई, आप सभी से टुमारो का पूछा है, तो सर जी टुमारो, तो देखिए सिंगल पूछा है तो पहले कॉमन चेक कर लीजिए, चाहे नंबर हो चाहे अक्षर हो, पहला एक केवल पूछे दोनों में कॉमन चेक करिए। देखिए दे मे गो टुमारो, दे मे गो टुमारो में टुमारो है और वी विल कम टुमारो इसमें भी टुमारो है, यानी दोनों में टुमारो मिल गया, यानी दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब साथी जो कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई आपका कॉमन मिलेगा, तो चेक करिए भाई। देखिए DIHIBIFI इसमें है, LIJIMIHI देखिए HI साथी इसमें भी है, HI इसमें भी है, यानी मेरे दोस्त टुमारो का कोड क्या होगा HI होगा। तो ऑप्शन देखिए HI दिया होगा जो कि डी ऑप्शन दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। सिंपल सा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व कॉल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? 17 32 93 460 3213। भाई ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप बता दीजिए साथी। चलिए 50-50 कर दे रहे हैं। चलिए या तो बी आंसर आएगा या तो सी आंसर आएगा। चलिए अब बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो साथी आज ऑल इंडिया लेवल के एसएससी के नए पैटर्न पे आपका पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो अब बताइए साथी आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ आप सभी साथी बताएंगे। चलिए दोस्त बताइए फटाफट। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो साथी तैयार रहेगा दोपहर 12:30 पे एक नए क्लास में, क्योंकि उसमें भी आपका एसएससी के नए पैटर्न पे हम लोग सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। आज संडे है तो भाई तीनों क्लास आप लेंगे, ठीक है? तो भाई जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाए। ओके साथी, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।